सिंथेटिक थ्योरी हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। और हमने देखा था बेसिकली, थोड़ा सा मैं आपको जो पिछला टाइमलाइन है वो हम क्लियर कर लेते हैं। स्टार्टिंग में लमार्क आए थे। स्टार्टिंग में तो खैर एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब लोग आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो लमार्क आते हैं। लमार्क जो है वो अपना एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो देते हैं, और वो बताते हैं कि बेसिकली बिकॉज ऑफ द इनेट नेचर, या फिर आपके पास जो है वो एलन विटे की वजह से, एक इंडिविजुअल की वजह से जो है वो आपके पास कुछ चेंजेस जो है वो आ सकती हैं। फिर उसके बाद जब लमार्क की थ्योरी जो है वो रिजेक्ट की जाती है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, देन यू हैव द इमर्जेंस ऑफ डार्विन। तो डार्विन आते हैं और डार्विन आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो इट इज नॉट ओन द इंडिविजुअल इटसेल्फ, रादर इट इज ओन द एनवायरनमेंट, कि आपके पास जो है वो एवोल्यूशन होता है। लेकिन डार्विन जो है वो अगेन इनहेरिटेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाते हैं, एवोल्यूशन की डायरेक्शन के बारे में जो है वो नहीं बता पाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो कुछ पोस्ट डार्विनियन लोग आते हैं। पोस्ट डार्वेनियन पीरियड आता है। पोस्ट डार्वेनियन पीरियड के अंदर आपको बेसिकली जो ग्रेगोर मेंडल हैं उनके लॉज को जो है वो रीडिस्कवर किया जाता है, और उनकी रीडिस्कवरी से जो है वो हमें ये पता चलता है कि आपके पास इनहेरिटेंस जो है वो कैसे होता है। वो बताते हैं कि देयर आर फैक्टर्स, और आपके पास एक इंडिपेंडेंट असॉर्ट जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो आपके पास इनहेरिटेंस होता है, गैमीट्स बनते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो वही सारी चीजें जो हमने पिछली क्लास में की थी, ठीक है। उनके बारे में ये पोस्ट डार्विनियन थिंकर्स जो है वो हमें बताते हैं, और उसी के साथ साथ स्पीशीज कैसे बनती हैं वो हमें अर्नस्ट मेयर बताते हैं। फिर उसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है। तो इन सारी चीजों से जो है वो हमारे पास अल्टीमेटली ये भी पता चल जाता है दैट व्हाट इज द रॉ मटेरियल, ठीक है, कि रॉ मटेरियल क्या है आपके पास एवोल्यूशन का। वो हमें पता चल जाता है दैट द रॉ मटेरियल इट इज द म्यूटेशन। जो भी चेंजेस आएंगी, जो भी डाइवर्सिटी आएगी, वो इस म्यूटेशन की वजह से होगी। फिर उसके बाद इवेंचुअली इसी म्यूटेशन के ऊपर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन लगता है। फिर उसके बाद देयर इज अ फैक्टर ऑफ ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन ऑल्सो, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो हमें अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ अर्नस्ट मेयर, विद द हेल्प ऑफ विलियम बेटिसन, हमें जो है वो पता चलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। देन इवेंचुअली यही थ्योरीज जो है वो कोलैबोरेट करती हैं, और आगे चल के जो है ये आपके पास सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या फिर मॉडर्न सिंथेसिस जो है वो आपके पास बनता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया अब तक क्या कुछ हुआ था? ठीक है। फिर एक और चीज आगे चल के आती है दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर बेसिकली वी ट्राई टू सी दैट अगर आपके पास जीन्स हैं तो जीन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या फिर आपके पास जो है वो डिक्रीज होगी। देखो अभी तक हमें क्या चीजों की क्लैरिटी हो चुकी है? पहली चीज, वेरिएशंस क्यों होती हैं, इसकी हमें क्लैरिटी हो चुकी है। दूसरी चीज, स्पीशीज कैसे बनती है, उसकी हमें क्लैरिटी हो चुकी है। तीसरी चीज, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है, उसकी हमें क्लैरिटी हो चुकी है, ठीक है। इन सारी चीजों की जो है वी आर ऑलमोस्ट क्लियर अबाउट इट। बट अभी तक हमें यह पता नहीं चला है कि हमें यह पता चल चुका है कि नेचुरल सिलेक्शन एक चीज है, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करेगा, बट हाउ नेचुरल सिलेक्शन इज गोइंग टू एक्ट ये अभी तक हमें नहीं पता चला है।
वेरिएशंस आपके पास रहेंगी, वेरिएशंस म्यूटेशन से बनेगी, बट म्यूटेशन वेरिएशन को कैसे बनाएगा ये हमें अभी तक जो है वो पता नहीं चला है। ठीक है, तो बेसिकली सेल्टेशनिज्म के अंदर विलियम बेटिसन जो है वो ये कह देते हैं दैट दीज आर दी सडन ब्रेक्स। ठीक है, कि एकदम से जो है वो आपके पास म्यूटेशन आपको बाहर की तरफ जो है वो दिखाई देगा, बट वो म्यूटेशन कैसे होता है, ग्रेजुअली एक इंसान के अंदर किस तरह से चेंजेस आती हैं जो कि एकदम से जो है वो आपको दिखाई देंगी। तो ये जो है वो अगेन आपको नहीं पता चल पाता है दैट हाउ दीज वेरिएशंस आर कमिंग इन यू। तो उस चीज को देखने के लिए, उस चीज को बताने के लिए हम एक ब्रांच बनाते हैं जेनेटिक्स की, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर बेसिकली वी ट्राई टू प्रिडिक्ट द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अवर मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग के हिसाब से हम चीजों को करने की कोशिश करते हैं, और इनके अंदर पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर जो है और पॉपुलेशन डायनेमिक्स जिसको हमने आपके नोट्स के अंदर लिखा है। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर जो पहले इंसान हैं दैट इज द अर्नस्ट मेयर। ठीक है, अर्नस्ट मेयर जो है वो पहली चीज कहते हैं दैट नेचुरल सिलेक्शन इट इज नॉट एक्टिंग ऑन द ट्रेट्स स्पेसिफिकली, बट नेचुरल सिलेक्शन ये जो है वो पूरे के पूरे जीनोम के ऊपर जो है वो एक्ट करता है, या फिर आपके पास जो है वो पूरे के पूरे जीनोटाइप के ऊपर जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, पूरे के पूरे जीनोटाइप के ऊपर ये एक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऐसा नहीं है कि ये ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा। देखिए, अभी तक हमें क्या पता था कि आपके पास एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली देयर इज कंपटीशन, और कंपटीशन आप किन चीजों के ऊपर लड़ते हो, यू विल फाइट द कंपटीशन ऑन योर ट्रेट्स, there will be certain traits that will be fit, there will be certain traits that will be unfit। कुछ चीजें पसंद होंगी, कुछ चीजें नापसंद होंगी। ठीक है, जो आपके पास फिट ट्रेट्स हैं, these fit traits they will be selected and these unfit traits they will be rejected। अर्नस्ट मायर इस चीज को कहते हैं कि ये चीज जो है वो सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। बट रादर अर्नस्ट मायर कहते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, यहां पे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके कंपटीशन के अंदर यू हैड सर्टन फिट ट्रेड्स, तो सिर्फ और सिर्फ इन ट्रेड्स को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज ऑफ दीज ट्रेड्स आपको जो है वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और इंडिविजुअल के अंदर हो सकता है कि एक फिट ट्रेट हो, और आपके पास जो है वो बहुत सारे, लेट से आपके पास जो है वो 10 अनफिट ट्रेट्स हो जाएं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल देते हैं कि आपके पास टेक द केस ऑफ द एंटलर ऑफ द डियर। तो बारहसिंगा के सींग हैं, या फिर डियर के जो है वो बड़े बड़े कई डियर्स के एंटलर्स होते हैं, तो वहां पे अगेन देयर इज अ फिट ट्रेट। फिट ट्रेट ये है कि उनके जो पैर हैं, उनके जो मसल्स हैं वो इस तरह से बने हुए हैं दैट दे कैन रन वेरी फास्ट। ठीक है, बिकॉज दे कैन रन वेरी फास्ट दे कैन एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर्स। ऑन द अदर हैंड जो बेसिकली आपके पास उनकी रनिंग की वजह से वो जो है वो अपने आप को बचा पा रहे हैं प्रीडेटर से। ऑन द अदर हैंड जो उनके सींग हैं वो वैसे के वैसे जो है वो बने हुए हैं।
क्यों? क्योंकि एक जो फिट ट्रेट है वो उनको जो है वो बचा लेता है। ठीक है, तो बेसिकली उस वजह से उनके एक अनफिट ट्रेट भी उनके अंदर जो है वो परकुलेट कर रहा है। तो इस तरह से अर्नस्ट मेयर कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि फिट चीजों को ही आगे बढ़ाए। बहुत बार नेचुरल सिलेक्शन जो है वो अनफिट चीजों को भी जो है वो आपके जीनोम के अंदर रखता है। ठीक है, और हो सकता है कि यहां पे आपके पास एक अनफिट ट्रेट हो और आपके पास जो है वो 10 फिट ट्रेट हो, लेकिन एक अनफिट ट्रेट होने की वजह से आपको जो है वो रिजेक्शन मिल जाए। एंड दिस इज हाउ मेनी फिट ट्रेट्स दे आर रिजेक्टेड बाय द नेचुरल सिलेक्शन इटसेल्फ। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमेशा फिटनेस को जो है वो नहीं सिलेक्ट करेगी। ठीक है, बहुत बार जो है पूरे के पूरे जीनोटाइप के ऊपर क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो काम करती है, इसलिए जो है वो नेचुरल सिलेक्शन इसलिए जो नेचुरल सिलेक्शन है इट कांट बी ऑलवेज कॉल्ड जस्ट। ठीक है, और फिर अर्नस्ट मेयर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। अब ये चीजें जो है वो मैंने यहां पे नहीं लिखी हैं, ठीक है, आपके हैंडआउट के अंदर नहीं है। एंड डोंट वरी, जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स करेंगे तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर इसको अच्छे तरीके से कर लिया जाएगा। अर्नस्ट मेयर कहते हैं कि आपके पास जो नेचुरल सिलेक्शन है इसका जो नेचर होगा दैट विल बी मोर ऑन द बैलेंसिंग साइड। ये बैलेंस जो है वो बना के रखने की कोशिश करेगी नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल लिया कि टेक द सैंपल ऑफ द हाइट्स और टेक द सैंपल ऑफ द वेट्स। अगर आप हाइट या वेट का जो है वो एक सैंपल लेते हो तो आप और पूरे के पूरे सैंपल को जो है वो बहुत बड़ा जो आपके पास सैंपल है इंडिविजुअल्स का, उनकी हाइट को कैलकुलेट करते हो या फिर उनके वेट को कैलकुलेट करते हो, बेसिकली यू विल हैव दिस ग्राफ। ठीक है, इन दिस ग्राफ बेसिकली यू कैन सी कि आपके पास जिनकी हाइट जो है वो मीडियम है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी, और जिन जो एक्सट्रीम्स हैं, जो आपके पास एक्सट्रीम्स हैं वो जो है वो आपके पास कम रहेंगे। जिनकी हाइट बहुत ज्यादा कम है, जो ड्वार्फ्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगी, और जिनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा है, वो जायंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगी। और जो आपके पास ये बीच वाली हाइट है इट विल बी मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, सिमिलरली टेक द केस ऑफ वेट। वेट या हाइट दोनों का केस लीजिए, दोनों के अंदर जो है वो अगेन बैलेंसिंग सिलेक्शन वाला जो है वो ग्राफ बनेगा। ठीक है, अर्नस्ट मायर कहते हैं नाउ दिस इज द आइडियल केस। जब आपके पास लेट से इन्वायरमेंट चेंज करता है तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर सम टाइम आपके पास जो है वो इस तरह का सिलेक्शन कुछ टाइम के लिए जो है वो हो सकता है। ठीक है, लेट से आपके पास जो है वो कोई बीमारी फैल गई। ठीक है, मैं दोबारा फिर से इसको बना देता हूं। ठीक है, लेट से आपके पास एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा हुआ कि कोई बीमारी फैल गई, या फिर आपके पास जो है वो किसी भी तरह के फूड शॉर्टेजेस आ गई। अब फूड शॉर्टेजेस होने की वजह से या फिर किसी बीमारी फैलने की वजह से व्हाट विल हैपन इज कि आपके पास जिनकी हाइट थोड़ी सी छोटी है उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और आपके पास जो है लंबी हाइट वाले का फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल डिप करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह से। ओके,
तो यहां पे अर्नस्ट मेयर कहते हैं कि इनका फ्रीक्वेंसी जो है वो डिप जरूर करेगा, लेकिन आपके पास नेचर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से जो है वो ये लोग खत्म हो जाएंगे। कभी भी नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर अलिल या फिर एक पर्टिकुलर जीनोटाइप या फिर एक पर्टिकुलर वेरिएशन ऑफ जीन वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो एलिमिनेट हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। वो अलिल चाहे रिसेसिव हो, वो अलिल चाहे डोमिनेंट हो, कैसा भी क्यों ना हो, एक जीन नेचुरल सिलेक्शन पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो आपके पास जीन के अंदर चेंजेस आते हैं, बट द चेंजेस दे आर बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस। अगर आप एक आइडल एनवायरनमेंट के अंदर रखोगे तो पूरी तरह से आप एक जीन को रिमूव नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से। अगर आपके पास एक जीन है जो कि कह रहा है कि आप बहुत लंबे हो जाएंगे, 7-8 फुट के हो जाएंगे, तो वो जीन जो है वो आपके जीनोम के अंदर ट्रेवल करेगा। ठीक है, अनलेस और अनटिल आप उन लोगों को बिल्कुल जो है वो आर्टिफिशियली कर्ल करना स्टार्ट कर दो, मारना शुरू कर दो। नेचुरल सिलेक्शन की अपनी हदें होती हैं, और नेचुरल सिलेक्शन की ये एक हद है कि वो एक चीज को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकता है। अगर एलिमिनेशन होगा, ये अगेन अर्नस्ट मेयर नहीं कहते हैं, ये हमें आगे चल के पता चलता है कि अगर एलिमिनेशन होता है तो वो आपकी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस की वजह से होता है, वो आपकी मैरिज प्रैक्टिसेस की वजह से होता है। ठीक है, तो आप जो है वो इनको लेट से बिल्कुल बाहर निकाल दो या फिर इनको जो है वो आर्टिफिशियली मारना शुरू कर दो, तब तक जो है वो आप यू विल हैव टू लिव विद देम। ठीक है, वैसा का वैसा जो है वो चीजें रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अर्नस्ट मेयर सेड। तो अर्नस्ट मेयर ने हमें बेसिकली ये क्लियर कर दिया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमेशा और हमेशा फिट ट्रेड्स को जो है वो सिलेक्ट नहीं करती है। देन उसके बाद पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर ही आपके पास जो है वो टीटी थॉमसन आते हैं। ठीक है, तो टीटी थॉमसन अपना एक जो है वो आप बेल मॉडल देते हैं। ठीक है, या ज्यादा जो है वो इसको करने की जरूरत नहीं है बेल मॉडल को। बेसिकली टीटी थॉमसन का जो मॉडल है वो यही है कि आपके पास जो है वो अगर लेट से यू आर डूइंग फिशिंग, और ये जो है वो ज्यादातर पीसी कल्चर के अंदर फिशिंग वगैरह के अंदर ही जो है वो लगाया जाता है। लेट से आपने डिसाइड किया कि मैं सस्टेनेबली फिशिंग करूंगा। ठीक है, तो सस्टेनेबली फिशिंग करने के लिए आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको फिशिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। थॉमसन ने ये बेसिकली जो है वो एक चीज को ऑब्जर्व किया कि अगर आप जो है वो एक तालाब है, वहां पे काफी टाइम के लिए फिशिंग करने के लिए जो है वो नहीं जाते हो, ठीक है, और कह देते हो कि इसकी पॉपुलेशन को या फिर जो फिशेस की पॉपुलेशन है उनको बिल्ट होने देंगे, फिर उसके बाद जो है वो फिशिंग की जाएगी। ठीक है, आप जो है वो एक अंदाजा लगाते हो कि अगर आपके पास दो मछलियां 4 होने के लिए जो है वो आपके पास लेट से 2 दिन लगाती हैं। ठीक है, बड़ा हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं। 4 मछलियां जो हैं वो अगेन 8 होने के लिए, 8 मछलियां जो है वो अगेन 16 होने के लिए जो है वो आगे चल के हमें पता चलता है दैट दे टेक अबाउट 4 days। तो इससे जो है वो आप कैलकुलेशन कर लेते हो कि अगर मुझे जो है वो लेट से आपको 100 मछलियां चाहिए, तो हमें जो है वो तकरीबन तकरीबन 30 दिन जो है वो वेट करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन से जो है वो आप ये अंदाजा लगा लेते हो। ठीक है, अगेन बड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। ठीक है, आपने कैलकुलेशंस कर ली।
लेकिन टीटी थॉमसन कहते हैं कि आपके पास ये कैलकुलेशंस जो है वो आपकी कभी भी सही नहीं उतरेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि टीटी थॉमसन कहते हैं कि जैसे जैसे मछलियों की जो पॉपुलेशन है या फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ग्रो करेगी, वैसे वैसे मछलियों का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो डिप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू इंटरवीन, और आपको कुछ मछलियों को जो है वो पकड़ते रहना पड़ेगा ताकि उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो डिप ना हो। ठीक है। तो टीटी थॉमसन जो है वो बेसिकली अगेन कंपटीशन के ऊपर बात करते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आप एक अपना रिप्रोडक्टिव रेट के बारे में सोच रहे हो तो वो रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होगा। माल्थस ने क्या कहा था? माल्थस ने कहा था कि जो फूड है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ग्रो करता है और जो आपकी पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ग्रो करती है। ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, 6 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, दिस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो माल्थस जो है वो अगेन उनके अजम्पशन को टीटी थॉमसन जो है वो चैलेंज करते हैं कि उन भाई साहब का जो अजम्पशन है वो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो वहां पे जो है वो ये बताते हैं कि रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो ऑटोमेटिकली डिप होना शुरू हो जाता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मछलियां ये देखेंगी कि और चीजें या फिर और जो है वो प्रोजनी को वो सस्टेन नहीं कर सकती हैं, या फिर नेचर इस चीज को देखेगी कि और प्रोजनी को वो सस्टेन नहीं कर सकती है, तो वो ऑटोमेटिकली उनके रिप्रोडक्टिव रेट या फिर रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कम करना जो है वो शुरू कर देती है। ठीक है। तो कंपटीशन हमेशा ग्रो करेगा, ये थॉमसन जो है वो इससे ताल्लुकात नहीं रखते हैं। थॉमसन कहते हैं कि आपके पास जो है वो कंपटीशन ग्रो करता है, बट कंपटीशन ऑल्सो हैव इट्स ओन बाउंड्रीज। ठीक है। सो टीटी थॉमसन कहते हैं कि आपके पास अगेन अगर आपको रिप्रोडक्टिव रेट को मेंटेन रखना है तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। दिस इज व्हाट टीटी थॉमसन मॉडल इज, और द बेल मॉडल ऑफ टीटी थॉमसन इज। ठीक है। तो इस तरह से पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर हम मैथमेटिकल फार्मूला या फिर आपके पास जो मैथमेटिकल ग्राफ्स हैं उनको यूज करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका नेचर क्या है, वो काम कैसे करता है, कंपटीशन काम कैसे करता है, म्यूटेशन काम कैसे करता है। इसीलिए आपके सिलेबस के अंदर देर इज entirely different chapter on the population dynamics और population genetics। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक सब कुछ क्लियर है भाई सबको? एनी डाउट्स? ठीक है जी, चलिए। सो द नेक्स्ट पर्सन दैट इज डोब्जांस्की। ठीक है, जस्ट लुक एट योर हैंड आउट्स। ठीक है। तो डोब्जांस्की का जो काम है दैट इज ऑन म्यूटेशन। ठीक है। और डोब्जांस्की ने बेसिकली जो है वो अगेन म्यूटेशन को 2 लेवल्स के ऊपर जो है वो स्टडी किया है। एक है जीन्स का लेवल,
एक है क्रोमोसोम्स का लेवल। ठीक है, जीन्स का लेवल, इसका मतलब क्या है कि जहां से आपके पास जो है वो वेरिएशंस बनती हैं। डिवेरिस वगैरह इनने जो है वो बात की थी कि आपके पास जीन्स जो हैं, ह्यूगो डोवेरिस इनके कंटेम्परेरी साइंटिस्ट ही थे। ह्यूगो डोवेरिस ये बात करते हैं कि जो आपके पास जीन्स हैं दे आर बेसिकली द रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल से आपके पास जो है वो वेरिएशंस बनती हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो ये जो बात है, बिकॉज ह्यूगो डोवेरिस ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडलियन लॉज। तो मेंडल ने क्या कहा था कि आपके पास जीन्स होती हैं, और जो जीन्स हैं वो बेसिकली आपके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बनाएंगी। ये कहा था भाई ह्यूगो डोवेरिस, बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडलियन लॉज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके काले बाल हैं वो जीन्स की वजह से हैं, अगर आपके ब्राउन हेयर हैं तो वो भी जीन्स की वजह से है, अगर आपकी लंबी नाक है वो भी जीन्स की वजह से है। लेट से ये जीन्स जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर चेंज आ गया, तो इस चेंज की वजह से आपके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब क्या है कि जीन्स अल्टीमेटली कोई भी म्यूटेशन, कोई भी चेंज आएगा तो वो चेंज जो है वो अल्टीमेटली किसके अंदर आएगा, आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो डोब्जांस्की इसी चीज को जो है वो यूज करते हैं, और वो कहते हैं कि जीन्स जो है वो जब म्यूटेशन जेनेटिक लेवल के ऊपर होते हैं, इट क्रिएट्स दी ह्यूज वेरिएशंस। दोज वेरिएशंस दे आर जनरली सीन इन दी फिजिकल लेवल, और वो पॉपुलेशन के अंदर आपको दिखाई देते हैं। देन उसके बाद जो अगले म्यूटेशंस आते हैं, दैट इज एट द क्रोमोसोमल लेवल। वो कहते हैं कि कई बार जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो, अगर गेमीट्स जब बनते हैं तो आपके पास पहले 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स में जब गेमीट्स बनेंगे तो गेमीट्स के फॉर्मेशन के अंदर जो है वो 23 और 23 क्रोमोसोम्स जो है वो रह जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि यहां पे 23 ही रहे। कई बार जो है वो कुछ क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट जो है वो डिलीट भी हो जाएगा। लेट से आपके पास यू हैव द 18th क्रोमोसोम, तो 18th क्रोमोसोम के अंदर हो सकता है कि एक छोटा सा पार्ट जो है वो डिलीट हो जाए। हो सकता है कि एक जगह के ऊपर 24 क्रोमोसोम्स आए और दूसरे के ऊपर जो है वो 22 क्रोमोसोम्स रह जाएं। ठीक है, और इनका मानना था कि जो म्यूटेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक लेवल के ऊपर भी नहीं होती हैं, वो क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर भी होती हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर जो म्यूटेशंस होती हैं, इनका ये मानना था कि आपके पास ये चीजें भी जो है वो आपके पास वेरिएशंस लेके आती हैं इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, वो बाद में जो जाके जो है वो हमें ये पता चलता है दैट these chromosomal aberrations और the mutations at the chromosomal level बेसिकली जो है वो आपके पास कुछ डिसीज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली उनका मानना था, और उन्होंने सब्सटेंशिएट किया डोब्जांस्की ने, दैट म्यूटेशन एट एनी लेवल इट इज द रॉ मटेरियल फॉर द डाइवर्सिटी, और इट इज द रॉ मटेरियल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगली बारी आती है आपके एच.जे. मुलर की। मुलर एक टर्म देते हैं। मुलर बेसिकली अगेन जीन्स को स्टडी करते हैं, और जीन्स को काफी कैटेगरी के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं।
वो कहते हैं कि कुछ जीन्स जो है वो एसेंशियल होती हैं, कुछ जीन्स जो है वो आपके पास नॉन एसेंशियल होती हैं। ठीक है, अगेन दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनको हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो एसेंशियल जीन्स जो है वो कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके लिवलीहुड के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। दोज जीन्स दे आर नोन एज द एसेंशियल जीन्स। जो जीन्स आपके लिवलीहुड के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सही नहीं है, या फिर आपको जो है वो आप उनके बगैर जिंदा रह सकते हो, दोज जीन्स दे आर नोन एज द नॉन एसेंशियल जीन्स। ठीक है जी, वो कहते हैं कि आपके पास जब एसेंशियल जीन्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस होते हैं, दीज म्यूटेशंस दे कैन बी बेनिफिशियल एज वेल एज डिलीटेरियस। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक जीन होती है HTT जीन। ये HTT जीन माना जाता है कि ये जीन जो है वो बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है, जब कोई भी म्यूटेशन इस HTT जीन के अंदर होता है तो बेसिकली यहां से आपके पास जो है वो हंटिंगटन सिंड्रोम जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम है आफ्टर द एज ऑफ 40 वो धीरे धीरे जो है वो क्रम्बल करना स्टार्ट कर देता है, वो टूटना शुरू कर देता है। अब बेसिकली ऐसा हुआ क्यों है? आपके पास जो इसेंशियल जीन थी दैट वाज द HTT जीन, उसके अंदर एक म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन की वजह से एक डिलीटेरियस इफेक्ट जो है वो पैदा हो गया। ठीक है, गॉट द पॉइंट। सिमिलरली आपके पास एक और जीन है दैट इज नोन एज द EPAS जीन और EPAS1 जीन। शेरपाज के अंदर ये EPAS1 जीन के अंदर जो है वो शेरपाज के अंदर कुछ म्यूटेशंस मिलते हैं और बेसिकली इन म्यूटेशंस की वजह से उनका जो चेस्ट का सर्कमफेरेंस है वो जो है वो बढ़ जाता है। अब लेट से शेरपाज के अंदर ये म्यूटेशन नहीं हुआ या फिर ये जीन जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शेरपा की जो है वो डेथ हो जाएगी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनका जो फिजिकल फिटनेस लेवल है, बिकॉज वो काफी हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर रह रहे हैं, तो उनको चेस्ट के सर्कमफेरेंस की जरूरत पड़ती है। उनका जो ऑक्सीजन का थ्रस्ट वॉल्यूम है वो ज्यादा होना चाहिए, हमसे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ऊपर सरवाइव कर पाएंगे इतने हाइपोक्सिक कंडीशन में। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये म्यूटेशन नहीं भी इनहेरिट होता है तो भी वो जिंदा तो रह जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम क्रम्बल कर जाएगा या फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कोई। तो इस तरह से वो कहते हैं कि कुछ आपके पास जो है देयर आर सम जीन्स दैट आर नोन एज द लीथल जीन्स। इन चीजों को इन्होंने कहा लीथल है। लीथल का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल जीन्स हैं उनको ही आपने बदल डाला, और इन ये जो म्यूटेशंस हैं दे आर लीथल फॉर यू। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम म्यूटेशंस दैट आर सब लीथल फॉर यू। सब लीथल का मतलब जो है वो ये है कि आपके पास इससे फिजिकल लेवल जो है या फिर फिजिकल फिटनेस जो है वो आपकी कम होती है, बट ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं है कि दीज आर एसेंशियल फॉर यू और आपके पास जो है वो धीरे धीरे आपका फिजिकल लेवल या फिर आपका पास जो है वो यू विल कम टू डेथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो है वो हमें जीन्स का नेचर समझाया कि जरूरी नहीं है कि हर एक जीन जो है वो आपके फिजिकल टाइप के अंदर ट्रांसलेट हो रहा है, बट ऑन द अदर हैंड समटाइम्स वी सी कि आपकी कुछ जीन्स जो हैं वो दे आर जस्ट ऑफ द सपोर्टिंग नेचर, सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए ही होती है। ठीक है, और बहुत सारी जीन्स ऐसी भी होती हैं अकॉर्डिंग टू हिम कि जिनका जो एक्सप्रेशन है वो आपको फिजिकल एनवायरनमेंट में या फिर आपके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चल के इस पे शोध की जाती है और ज्यादा रिसर्च होती है, तो हमें यह पता चलता है दैट जीन्स दे आर जस्ट लाइक ऑर्केस्ट्रा। जैसे ऑर्केस्ट्रा के अंदर हम देखते हैं
जैसे ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि आपके पास जो है वो एक कंडक्टर होता है, और कंडक्टर जो है वो बेसिकली ये बताता है कि अब तुम्हें चलना है, अब तुम्हें चलना है, अब आपको ये बजाना है, अब आपको ये बजाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से जीन्स होती हैं। कुछ जीन्स आपके 40 साल के बाद या फिर आपकी रिप्रोडक्टिव एज के बाद जो है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एचटीटी जीन, ये 40 साल के बाद एक्ट करती है। 40 साल से पहले जो है वो इसके एक्शंस जो है वो बहुत लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, कुछ जीन्स जो है वो बर्थ से ही आपके अंदर एक्ट कर रही होती हैं, कुछ जीन्स जो है वो एक्ट करती ही नहीं है, ऐसे ही पड़ी रहती हैं। ठीक है, सो इस तरह से उन्होंने बेसिकली जो है वो जीन्स को कैटेगराइज किया। ठीक है, एंड देन ही बेसिकली सेड कि आपके पास जो लीथल जीन्स होते हैं, कई बार ये आपका जो फिटनेस लेवल है उसको भी इंक्रीज या फिर आपके पास जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये जो है वो बड़े क्वेश्चन की बात कि आपके पास जो फिटनेस लेवल है वो इंक्रीज कैसे हो सकता है इफ यू आर इनहेरिटिंग द लीथल जीन। तो इसके लिए ये कंसेप्ट देते हैं, द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस्ड लीथल। बैलेंस्ड लीथल का कंसेप्ट। ठीक है, बैलेंस्ड लीथल के अंदर ये बेसिकली ये बताते हैं कि आपके पास जो है कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया का जो केस है वो इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था, थ्योरी दे दी थी इन्होंने। इनका जो ज्यादातर काम था वो ड्रोसोफिलिया के अंदर था। ड्रोसोफिलिया का मतलब जो आपकी फ्रूट फ्लाइज होती हैं, जो आपके घरों के अंदर मक्खियां मिलती हैं, उसके अंदर इनका काम था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आपके पास कई बार क्या दिखाई, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर एक जो है वो आपके पास डिलीटेरियस एलील है, दूसरा जो है वो आपके पास हेल्दी एलील है। बेसिकली इस वजह से आपके पास जो है वो आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहता है। ठीक है, अगर ऑन दी अदर हैंड आपके पास इस तरह से दोनों ही डिलीटेरियस या फिर आपके पास लीथल जीन्स आपके पास आ जाएंगी या फिर लीथल एलील्स आपके पास आ जाएंगे, तो इससे जो है वो अगेन आपकी डेथ हो जाएगी। अगर आप जो है वो दोनों, कोई भी एक जो लीथल एलील है उसको आप इनहेरिट नहीं कर रहे हो, ठीक है, दोनों ही जो है वो आपके पास हेल्दी हैं, तो अगेन बिकॉज ऑफ मलेरिया आपकी डेथ हो जाएगी। सो इस तरह से ये कंसेप्ट देते हैं बैलेंस्ड लीथल का। ठीक है, पहले इन्होंने लीथल, सब लीथल, सेमी लीथल इनके बारे में बताया, जीन्स के नेचर के बारे में बताया, फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि इस तरह से आपके पास जो लीथल जीन्स होते हैं उनका भी एक यूटिलिटेरियन पर्पस होता है कि अगर वो बैलेंस में रहें, अगर वो आपके पास जो है वो होमोजाइगोट्स के अंदर ना आए, सिर्फ हेट्रोजाइगोसिटी के अंदर रहें, तो बेसिकली इससे क्या होगा कि आपका जो फिटनेस है या फिर आपकी जो सर्वाइवेबिलिटी है उस एक एनवायरनमेंट के अंदर वो बनी रहेगी। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जीन्स का एक इंडिविजुअल नेचर ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका जो ट्रेट है वो डिलीटेरियस होगा या फिर आपके लिए वो खराब है या सही है। बेसिकली जीन जो है वो किस तरह से बाकी लोगों के साथ काम कर रहा है, ठीक है, फंक्शन कैसे कर रहा है, उसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, वो चीजें जो है वो डिसाइड करेंगी कि आप जो है वो नेचुरली सिलेक्टेड रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये लीथल जीन्स को जो है वो उसके यूटिलिटी को जो है वो बताते हैं, जीन्स के नेचर को बताते हैं। ठीक है, तो ये था मिस्टर एच जे मुलर। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बात आती है ह्यूगो डोवेरिस की। ह्यूगो डोवेरिस, वैसे तो इनको जो है वो उसी के साथ कर लेना चाहिए था, और काफी जो है वो हमने ऑलरेडी कर भी लिया है इनको। बेसिकली ह्यूगो डोवेरिस वाज वन ऑफ द पर्सन
जिन्होंने जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स के ऊपर जो है वो काम किया, और इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू द जेनेटिक्स, इट वाज द नेचर ऑफ म्यूटेशन। ठीक है। तो बेसिकली हमें अभी तक जो है वो क्या पता था। विलियम बेटिसन आए थे हमारे पास। विलियम बेटिसन आए, उन्होंने कहा कि आपके पास जो म्यूटेशंस होती हैं, या फिर जिसको उन्होंने होमरिक म्यूटेशंस कहा, दे आर इन द नेचर ऑफ द सेल्टेशनिज्म। यानी कि आपके पास दीज आर द कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस। कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई चेंज आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसके बाद देयर विल बी सर्टेन पीपल जिनके अंदर कुछ इस तरह से चेंजेस आ जाएंगे, फिर उसके बाद इस तरह से। दीज थिंग्स दे आर नोन एज द सेल्टेशंस। ठीक है, कि आपके पास एकदम से कुछ कैटास्ट्रॉफी जो है वो आएगी, कुछ कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस जो है वो आएंगे। ठीक है। सो विलियम बेटिसन ने जो है वो इस तरह से म्यूटेशन को बताया था, दैट म्यूटेशन दे आर रैंडम, और आपके पास जो है दे आर वेरी कैटास्ट्रॉफिक, कि एकदम से जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, आप बड़े अच्छे तरीके से ग्रेजुअली मूव कर रहे हो, एकदम से जो है वो कुछ अजीब सी चेंज आ जाएगी जिसका आपको कुछ पता नहीं चलेगा, जिसकी रीजनिंग आपके पास होगी ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज की जो रीजनिंग है वो आपके पास जो है वो ह्यूगो डोवेरिस देते हैं। ह्यूगो डोवेरिस कहते हैं कि लेट्स से दिस इज द जीन, इस जीन के ऊपर एनवायरमेंट जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, एट लेट्स से एट द जनरेशन G1 आपके पास जो है वो एनवायरमेंट एक्ट किया, और आपके पास जो है वो म्यूटेशन डेल्टा म्यू हुआ, या फिर डेल्टा एम हुआ म्यूटेशन। फिर उसके बाद यही डेल्टा एम म्यूटेशन जो है वो आगे इनहेरिट होगा G2 जनरेशन के अंदर। ठीक है, G2 जनरेशन के अंदर बिकॉज यही एनवायरमेंट दोबारा फिर से एक्ट करेगा, बिकॉज एनवायरमेंट तो बहुत तेजी से चेंज नहीं करता है, ये ग्रेजुअली चेंज करेगा। ठीक है, और एनवायरमेंट को चेंज करने में आपके पास हजारों साल लग जाते हैं। जैसे इंडिया का एनवायरमेंट की अगर बात करें फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल परस्पेक्टिव, तो मीजोलिथिक डेट से और खास करके नियोलिथिक से कम जो है वो तकरीबन 9000 साल पहले से लेके अब तक जो है वो ये वैसे का वैसा है। 11 साल तक ये तकरीबन वैसे का वैसा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपकी अगली जनरेशन आएगी तो एनवायरमेंट तो वैसा ही है। अगर एनवायरमेंट इस एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा है तो तब भी इसी एरिया के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, तो आपके पास जनरेशन G2 के अंदर जो है वो आपके पास फिर से जो है वो वहीं पे चेंजेस आएंगी। जनरेशन G3 के अंदर अगेन आपके पास जो है वो वहीं पे चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास आप nth जनरेशन तक बढ़ते हो तो आपके पास जो है वो अगेन इस तरह से जो है वो चेंजेस आती हैं, और nth जनरेशन के अंदर जाके आपके पास एक ऐसा म्यूटेशन मिलता है जो म्यूटेशन की आपको बाहर दिखाई देता है। और ऐसे बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं, और इन म्यूटेशंस के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस जो है वो रेगुलरली चलते रहते हैं। और इस तरह से ह्यूगो डोवेरिस कहते हैं कि म्यूटेशन जो है वो असल में रॉ मटेरियल बनता है एवोल्यूशन का। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना?
अगले आते हैं सिविल राइट। सिविल राइट ने हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताया, और ड्रिफ्ट को हमने ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी कवर भी यहां पे कर लिया है जब हम स्पीशाइजेशन वगैरह कर रहे थे। और ड्रिफ्ट की हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर पॉपुलेशन डायनामिक्स के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग सिविल राइट ने दी है। और सिविल राइट जो है वो बेसिकली ये कहते हैं कि आपके पास ड्रिफ्ट इज कि जब आपके पास एक ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट के अंदर एक पॉपुलेशन बैठी हुई है, ठीक है, ये पॉपुलेशन डिफरेंट है और ये पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ सर्टन कल्चरल रीजंस या फिर बिकॉज ऑफ सर्टन अदर रीजंस। तो आपके पास कुछ पॉपुलेशन जो है वो एक रिमोट आइलैंड के ऊपर जो है वो चली जाती है, ये वाली पॉपुलेशन, ठीक है। कुछ लोग जो है वो दूसरे भी आ गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है वो आपके पास क्या होगा, दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ओवर द जनरेशंस आपके पास जो है वो ये वाली जो पहली पॉपुलेशन है उसके चाहे वेदर इट इज नेचुरली फिट और अनफिट, ये जो पॉपुलेशन है ये आपके पास आगे चल के जो है वो ग्रो करेगी ही करेगी, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता है कि ये फिट है अनफिट है, इसके ट्रेट कैसे हैं, वो फिट हैं अनफिट हैं, ये पॉपुलेशन आगे चल के जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है जी। सो ये था आपके पास सिविल राइट इफेक्ट, ठीक है। आगे चल के सिविल राइट इफेक्ट किस तरह से काम करता है और इसकी मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है वो हम जो है वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स वाले चैप्टर वगैरह के अंदर जो है वो करेंगे, ठीक है। अभी तक जो है वो सिविल राइट इफेक्ट को यहां पे फिलहाल के लिए जो है वो होल्ड पे डालिए। तो इस तरह से बेसिकली सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो आपके पास पूरी होती है, ठीक है। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली डार्विनिज्म से, अगर हम डार्विन से शुरू करें तो डार्विन जो है वो हमें क्या बता रहे थे, हमें बता रहे थे कि आपके पास जो है वो देयर इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के ऊपर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि डाइवर्सिटी के साथ साथ जो है वो देयर इज अनदर थिंग, दोबारा से लिखता हूं, डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी के साथ साथ देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड कंपटीशन, ये दोनों चीजें जो है वो होती हैं, इसके ऊपर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन काम करती है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो है वो आपके पास देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स और देयर आर सर्टेन ट्रेड्स दैट आर सिलेक्टेड एंड देन देयर आर सर्टेन ट्रेड्स दैट आर रिजेक्टेड, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने हमें बताया था कि आपके पास जो है वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो क्या शोध करती है, या फिर पोस्ट डार्विनिज्म प्लस सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो क्या शोध करती है, क्या हमें एक्स्ट्रा देती है। पहला है द रीजन ऑफ द डाइवर्सिटी, ये बताते हैं कि आपके पास जो है वो म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, और म्यूटेशंस की वजह से जो है वो डाइवर्सिटी बनती है। पहली चीज सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने हमें ये बताई, ठीक है। उसके अंदर हमें ये पता चला कि जो म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशन का जो नेचर है वो बेसिकली इट इज ग्रेजुअल, बट उसके साथ उसका जो कॉन्सिक्वेंस है दैट इज कैटास्ट्रोफिक। ग्रेजुअली चेंजेस आपके म्यूटेशंस के अंदर यानी कि आपकी जो जीन्स हैं उनके अंदर आती रहेंगी, बट ऑन द अदर हैंड आपका जो कंसिक्वेंस रहेगा बहुत टाइम बाद जो है वो आपके पास ये पता चलेगा दैट ड्यू टू सो एंड सो ग्रेजुअल चेंजेस इन द म्यूटेशन आपके पास जो है वो
उभर के आपके पास एक जो है वो चेंज आएगी। ठीक है, तो म्यूटेशन से आपकी जो है वो डाइवर्सिटी बनेगी। अगेन म्यूटेशंस की वजह से जो है वो आपके पास देयर विल बी लीथल और देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द लीथल जीन, जो कि आपके पास अगर एक टाइम के ऊपर इट कैन बी सक्सेसफुल फॉर यू, जैसे सिकल सेल एनीमिया में, बट आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे जो है वो आपके पास जेनेटिक लोड आपके अंदर जो है वो बढ़ाना शुरू कर देगा, खास करके अगर आप इनब्रीडिंग वगैरह कर रहे हो। ठीक है, तो ये है डाइवर्सिटी की बात, इन्होंने डाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से समझा दिया। फिर उसके बाद बात आती है कंपटीशन की। ठीक है, तो कंपटीशन के अंदर अगेन मर्गुलिस आती हैं, वो कहती हैं कि कंपटीशन चलो होता है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ देयर इज सिम्बोइसिस, और आपके पास एंडो सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वो बात करती हैं कि आपके पास कोऑपरेशन भी होता है। ठीक है, दोनों चीजें जो है वो आपके पास काम करती हैं। फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हमारे पास फिर से हमें यह पता चलता है दैट नेचुरल सिलेक्शन में देयर इज नेचर ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, और जो नेचर है नेचुरल सिलेक्शन का वो या तो आपके पास डायरेक्शनल सिलेक्शन हो सकती है, या फिर आपके पास जो है वो बैलेंस सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, अभी तक हमें इतना ही पता है, आगे चल के जो है तीसरी सिलेक्शन के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, जब जेनेटिक्स की बात आएगी। ठीक है, तो जो नेचर है नेचुरल सिलेक्शन का, या तो वो डायरेक्शनल हो सकता है या फिर वो बैलेंस्ड हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन इट कैन नॉट एलिमिनेट एनीथिंग, किसी चीज को ये खारिज नहीं कर सकती है, किसी चीज को ये एलिमिनेट नहीं कर सकती है। एंड फिर हमें पता चलता है दैट द नेचुरल सिलेक्शन इट विल एक्ट ऑन द होल जीनोटाइप। ठीक है, और आपके पास जो है वो जीनोटाइप को डिलीट या फिर आपके पास जो है वो जीनोटाइप को सिलेक्ट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ट्रेड्स हैं वो नहीं, पूरा का पूरा जीनोटाइप और आपके पास पूरी की पूरी ये जो आपके पास जीनोम है वो सिलेक्ट या फिर जो है वो आपके पास डिलीट हो जाती है। फिर उसके बाद इससे आगे चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते जो है वो हमें ये पता चलता है कि अब स्पीसीज कैसे बनेगी। नाउ देयर आर सर्टेन जीनोटाइप्स दैट आर सिलेक्टेड एंड देयर आर सर्टेन जीनोटाइप्स दैट आर रिजेक्टेड। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स को एक्सेप्ट या फिर जो है वो रिजेक्ट कर दिया, ऑब्वियसली पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया है लेकिन सप्रेस कर दिया। आई विल यूज द वर्ड सप्रेस। ठीक है, तो अब जो है वो आपके पास इट विल बी ओन द आर्टिफिशियल सिलेक्शन लाइक द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि जब आपके पास कुछ इंडिविजुअल जो है, कुछ इंडिविजुअल जिनके अंदर सिमिलर या फिर सेम तरह का जीनोम है, सिमिलर तरह का जीनोम ही लगा लीजिए, वो ये डिसाइड करते हैं दैट नाउ दे आर गोइंग टू लिव सेपरेटली। अब वो बाकी लोगों के साथ नहीं रहेंगे, वो जो है वो बाकी लोगों से अलग थलग जो है वो रहेंगे। ठीक है, ये जो है वो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। इट कॉजेज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आपके पास अल्टीमेटली देयर आर सर्टेन जीन्स जिनका कंसंट्रेशन जो है वो पॉपुलेशन के अंदर बढ़ेगा, जिनका जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन के अंदर बढ़ेगी, और कुछ की फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉपुलेशन के अंदर कम होगी। एंड अल्टीमेटली दिस विल और दिस कैन रिजल्ट इनटू द स्पीशाइजेशन, ये जो है वो नई स्पीसीज को जन्म दे देगा। ठीक है, ये तो है एक पर्सपेक्टिव। अब फ्रीक्वेंसी कुछ ट्रेड्स की कम हो रही है,
नाउ समटाइम्स, अगेन नाउ समटाइम्स, कई बार क्या होता है कि आपके पास, आप एक आइलैंड के ऊपर जो है वो रह रहे हो, उस आइलैंड से बाहर के किसी आइलैंड से माइग्रेशन होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इट इज नोन एज द जीन फ्लो, ठीक है। तो आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो यहां पे जो है वो इट कैन अगेन कॉज दी जीन फ्लो, ठीक है। बाहर से जो है वो कोई और पॉपुलेशन आ सकती है, और जब पॉपुलेशन बाहर से और आई और एनवायरमेंट वही है, इट विल अगेन रिपीट द होल साइकिल, इट विल अगेन, जो जीन फ्लो है इससे और ज्यादा डाइवर्सिटी आएगी, डाइवर्सिटी में फिर से कोऑपरेशन कंपटीशन लगेगा, नेचुरल सिलेक्शन लगेगा। नेचुरल सिलेक्शन का अपना जो है वो एक नेचर है, कुछ जीनोटाइप फिर से सिलेक्ट डिलीट होंगे, हो सकता है फिर से जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाए, हो सकता है फिर से जीन फ्लो आ जाए, फिर दोबारा फिर से ये सारा कुछ चलता रहेगा। मीनवाइल म्यूटेशंस दे विल आल्सो गो ऑन, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस विल फॉलो। बेसिकली अब तक जो है वो हमें इतना जो है वो एक नॉलेज है इसका, कि ये सारी चीजें जो है वो आपके पास होती है, ठीक है जी। गॉट द पॉइंट, समझ में आ रही है बात? अब बात आती है व्हाट आर द चैलेंजेस। जो पहला चैलेंज है इसका वो ये है कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को ये अभी भी समझा नहीं पाई है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, इट वाज द थ्योरी दैट वाज गिवन बाय whom? स्टीफन जे गोल्ड, ठीक है। तो ये नाम जो है ना, दे आर इंपॉर्टेंट। तो ये नहीं अब से पूछना है कि नाम इतने याद नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इनका विकिपीडिया पेज पढ़ लिया करो, नाम नहीं याद हो रहे हैं इनकी कहानी पढ़ लो, तो इनकी कहानी पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत जो है वो नाम याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये नाम बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और प्रोवाइडेड हाउ द पेपर दिस टाइम इट वाज आस्क्ड, तो अगेन जो है वो आपको नाम याद करके जाने पड़ेंगे। जेनेटिक्स से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इतना सिंपल पेपर आने के बावजूद आपके नंबर जो है वो कम आए, ठीक है। और इस टाइम, एंड नोट माय स्टेटमेंट, लोग जितने खुश हो रहे थे ना कि पेपर वन जो है वो इतना अच्छा हुआ है जी, पेपर वन के अंदर तो जी हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, ठीक है। सिर्फ 10% लोग होंगे उनमें से जिनके नंबर आएंगे, बाकी जो 90% हैं वो अगले साल दोबारा फिर से ये सवाल पूछेंगे कि मैंने पेपर तो इतना अच्छा किया था लेकिन नंबर मेरे आए नहीं। नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। जब यूपीएससी जनरल क्वेश्चंस पूछता है तो यूपीएससी आपसे जर्नलिस्टिक आंसर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। अगर यूपीएससी ने एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर पूछा है तो कल्चर इज वास्ट, कल्चर इज डायनेमिक, कल्चर इज इनेट, कल्चर इज ये, कल्चर इज वो करके आपके नंबर नहीं आने वाले हैं। उन चीजों को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज, विद द हेल्प ऑफ वर्क्स, ठीक है। और अगर नाम नहीं याद रख पा रहे हो तो गो ऑन इंटरनेट, रीड अबाउट देम, थोड़ी सी अपनी मेहनत कीजिए, अपनी और अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ठीक है। इट्स अ वेरी सीरियस डिसिप्लिन, ओके। तो स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ चीजों को रटने से अब नंबर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। पेपर सेकंड ने तो पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया कि और लाइटली ले लो हमें, ठीक है। वहां से तो जो है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, ठीक है।
सो डू नॉट टेक दीज थिंग्स लाइटली। चीजें जो है वो आपके पास ऐसा नहीं है कि आ, अगर जनरलिस्टिक क्वेश्चन है तो बड़ा ही जनरलिस्टिक आंसर देके आपको मुद्दा खत्म कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जो पहला इसका चैलेंज है अभी तक रहा है जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, वो ये है कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को ये नहीं समझा पाया है। व्हाट इज द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम? कि जब आपके पास बहुत टाइम तक एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो रहती है, फिर उसके बाद एकदम से उसका एक्सटेंशन हो जाता है, फिर उसके बाद नई पॉपुलेशन ग्रो करती है, फिर एक्सटेंशन हो जाता है, फिर नई पॉपुलेशन, फिर एक्सटेंशन हो जाता है। अब बेसिकली आपके पास जो है वो ये जीन्स कहां से आ रहे हैं ये नहीं हमें पता चल रहा है। ठीक है, नई चीजें कहां से उत्पन्न हो रही हैं ये नहीं पता चल रहा है। एकदम से जो है वो लोगों का एक्सटेंशन कैसे हो जाता है जब आपके पास जो है वो कोई भी ग्रेजुअल चेंज बाहर नहीं है, तो ये जो है वो हमें नहीं पता चला है अभी तक। ठीक है, तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो अभी तक जो है वो काफी नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद एक नया मॉडल आता है डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी का। व्हाट इज द डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी? कोई समझा सकता है भाई? अब बेसिकली सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कहती है कि जीन है, जीन की वजह से आपका करेक्टर बनेगा। जीन अच्छा है, अच्छा करेक्टर बन जाएगा। जीन बुरा है, बुरा करेक्टर बन जाएगा। जीन ऐसा है तो ऐसा करेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी जब आपने जन्म लिया ऑलरेडी ये डिसाइडेड था कि आपका करेक्टर जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, कि आपका जो सर का शेप है, जो आपके हेड का शेप है, वो डोलिगोसेफेलिक रहेगा, वो ब्रैकीसेफेलिक रहेगा, वो कैसा रहेगा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। बट इवेंचुअली हमें यह पता चलता है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड द डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। अब बेसिकली डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी के अंदर क्या होता है दैट ड्यू टू द एनवायरमेंट बच्चों के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं जब वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, या फिर आपके पास जब जनरली हम ये देखते हैं कि कोई भी आपके पास ग्रोथ कर रहा है चाहे वो अडोलसेंट ही क्यों ना है, तो उसके अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट कुछ चेंजेस आती हैं दैट आर नोन एज द डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। अगर आप उसको हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ले जाओगे तो ये देखा जाता है कि आपके पास लेट से देयर आर टू ट्विन ब्रदर्स T1 एंड T2। ठीक है, दोनों बच्चे हैं। T1 को आप जो है वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ले गए तो इसका जो चेस्ट का सरकमफेरेंस है वो ज्यादा रहेगा T2 से। ठीक है, इसको जो है वो आप कोल्ड क्लाइमेट के अंदर ले गए तो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर जाने की वजह से इसका जो आपके पास सेफेलिक इंडेक्स है वो ज्यादा रहेगा T2 से। दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड। अभी तक हमें इतना जो है वो पता चला था। ठीक है, तो अगेन ये जो है वो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये हमें नहीं बता पाती है कि ये चीजें जो है वो क्यों हैं, ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं ऐसी चीजें। ठीक है, सिमिलरली टेक द केस ऑफ द मॉस्किटोज। अब मॉस्किटोज के अंदर आप डीडीटी स्प्रे वगैरह जो है वो उनके अंदर करते हो। अब मॉस्किटोज जो है वो अगेन समटाइम्स दे बिकम रेजिस्टेंट टू डीडीटी स्प्रे। करना बंद कर दो, अगेन आपके पास जो है वो जो एक रेजिस्टेंस है डीडीटी स्प्रे का वो उनसे जो है वो चला जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि म्यूटेशन है ये। म्यूटेशन तो होते 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 बहुत सारी जनरेशन लग जाती हैं, आपने अभी देखा। लेकिन ये तो एक ही जनरेशन में या फिर 2-3 जनरेशन में जो है वो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो आपको इस तरह से हमें ये नहीं समझा पाती है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन
कि आपके पास जो है वो डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी किस तरह से काम करती है। अगेन, एक जीन जो है वो एक करेक्टर बनाएगा, ये जो है वो तय है। तो अगर आपने जीन इनहेरिट कर लिया कि आपका IQ लेवल जो है वो काफी हाई जाएगा, तो इसका मतलब है कि नो मैटर व्हाट आपका IQ लेवल हाई जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको पौष्टिक आहार मिलेगा, तभी आपका IQ लेवल जो है वो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका IQ लेवल जो है वो डिप कर जाता है। सिमिलर सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमने ट्विन स्टडीज के अंदर किए। जब वियतनाम वॉर चालू हुआ तो बेसिकली देयर वर सर्टन फैमिलीज जहां पे ट्विन्स थे, और जनरली ये देखा जाता है कि जब आपके पास ये पैट्रियोटिक कॉल दी गई कि वी हैव टू फाइट इन वियतनाम सो एंड सो, आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, तो बहुत सारे ट्विन्स में एक भाई ने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे रहूंगा, यहाँ पे आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी आपका बिजनेस वगैरह है, मैं उसको संभाल लेता हूँ। जो मेरे साथ वाला भाई है वो वियतनाम के अंदर चला जाएगा, बिकॉज उसको जो एडवर्टाइज किया जा रहा था वो ऐसे किया जा रहा था कि पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, देयर विल बी सो एंड सो थिंग्स। और बात भी बिल्कुल सही थी कि जब कॉन्वॉय जा रहा था तो उनके साथ जो है वो कुछ लड़कियों को भेजा गया कि एंटरटेन होंगे ये लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि उन बेचारों की जो है वो दुर्गति वहां पे क्या हुई है। सो बेसिकली हुआ क्या, दैट यहाँ पे वो लोग जो है दे वर नॉट साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड। वहां पे जाके उनको जो है वो एक शॉक लगा, या फिर आपके पास जो है वो एक ट्रॉमा लगा, और जब वो वापस आए तो उनके IQ स्कोर जो है वो नापे गए, IQ टेस्ट जो है वो उनके लिए गए, और ये देखा गया कि जो यहाँ पे भाई थे देवर स्कोरिंग एक्सट्रीमली गुड, जो कि बाहर से आए थे वो उनका IQ जो है वो सबसे बहुत तेजी से जो है वो ड्रॉप कर गया, कैटास्ट्रॉफिकली ड्रॉप कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो आपके जीन्स हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर आपके फेट को जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे। एनवायरमेंट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, रादर आजकल जो है वो हम ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंट ही ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो कैसे बनेंगे। गॉट द पॉइंट? तो अगेन सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो इस चीज को, जिसको आप एपिजेनेटिक्स कहते हो, इसको जो है वो ये नहीं समझा पाती है। ठीक है, ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? भाई हाँ या ना बोलो, कोई है कोई? ओके, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो अगली चीज आती है दैट इज द नॉन रैंडम म्यूटेशंस। इट वाज, और दिस लॉ कह लीजिए या फिर ये जो हाइपोथेसिस है, इट वाज गिवन बाय शपीरो और जेम्स शपीरो या फिर डॉक्टर शपीरो। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिसर्च, नॉट ऑल म्यूटेशंस दे आर रैंडम। अब बेसिकली था क्या, अभी तक हमें क्या पता था कि ये जीन है, एनवायरमेंट की वजह से यहां पे जो है वो म्यूटेशंस हो रही हैं इस एरिया के ऊपर, और इस एरिया के ऊपर अगर जीवन के अंदर म्यूटेशन है तो ये म्यूटेशन जो है वो अगली जनरेशन के अंदर G2 के अंदर भी इनहेरिट होगी, और एनवायरमेंट वैसा का वैसा एक्ट करता रहेगा, और आपके पास जो है वो यहां पे म्यूटेशन होती रहेगी। एंड दीज थिंग्स, दीज म्यूटेशंस, दे आर रैंडम इन नेचर, ये रैंडम रहेंगी। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मेरे इस पार्ट में म्यूटेशन हो, मेरे इस पार्ट में म्यूटेशन हो, कौन से पार्ट में म्यूटेशन हो, आप नहीं डिसाइड कर पाओगे। बट ऑन द अदर हैंड, डॉक्टर शापिरो he gives this hypothesis of the non random mutations. नॉन रैंडम म्यूटेशंस दे आर बेसिकली कि आपके पास कई बार जो एक इंडिविजुअल है वो
विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी ये डिसाइड करता है कि किस जगह के अंदर जो है वो उसको म्यूटेशंस करनी है, या फिर एक इंडिविजुअल की बॉडी जो है वो ये डिसाइड करती है कि किस जगह के ऊपर जो है वो म्यूटेशन करनी है। तो बेसिकली डॉक्टर शपीरो जो है वो ये कहते हैं कि आपके पास जब एनवायरनमेंट आता है तो एनवायरनमेंट की वजह से जो है देयर इज समथिंग कॉल्ड द डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, और ये जो डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी है इट हैज पावर टू डिसाइड कि आपके जो कौन से जीन्स हैं वो चेंज होंगे, उनके अंदर जो है वो इफेक्ट्स आएंगे या फिर कुछ चेंजेस आएंगी। एंड अल्टीमेटली जब आपके पास ये डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी ओवर द जनरेशंस चलती रहती है तो आपके पास जो है वो जीन्स के अंदर वैसे ही म्यूटेशंस जो है वो आते हैं। एंड दीज म्यूटेशंस दे आर नॉट रेंडमाइज्ड, इनके इफेक्ट आपको पहले डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी के अंदर जो है दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगेन दिस वाज द हाइपोथेसिस दैट वाज गिवन बाय जेम्स शपीरो। ठीक है, तो इनका यह मानना था कि म्यूटेशंस जो है वो भी आपकी बॉडी जो है वो जनरेट कर सकती है। ठीक है, इन्होंने काफी सारे एग्जांपल्स दिए बट अगेन दिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस। द नेक्स्ट, ओके भाई ये समझ में आ गया? ठीक है, सो रिसेंटली एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मासातोशी नी। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने अगेन एक हाइपोथेसिस दिया। तो डार्विन के अंदर डार्विन ने क्या कहा था, दैट हु इज द ड्राइवर ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन और हु इज द ड्राइवर ऑफ द एवोल्यूशन, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन ही मेजर ड्राइवर है। अगेन सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यहां पे देखिए सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर हमने बिल्कुल बीच में जो है वो किसको रखा है, नेचुरल सिलेक्शन को। तो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो बेसिकली म्यूटेशन को साइड में रख रही है। म्यूटेशन की वजह से ऑब्वियसली रॉ मटेरियल या डाइवर्सिटी बनती है एंड अल्टीमेटली द कंटेंडिंग फोर्स जो जज है दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन। मासातोशी नी जो है वो बेसिकली कहते हैं दैट नेचुरल सिलेक्शन ही इज नॉट द जज, रादर द म्यूटेशंस दे आर द जज। ये जज नहीं है, जो आपकी म्यूटेशंस हैं वो जज रहती हैं कि आपका जो है वो एवोल्यूशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो मासातोशी नी जो है वो बेसिकली कहते हैं दैट म्यूटेशंस दे आर वेरी फ्रीक्वेंट इन योर बॉडी। ठीक है, और आपके पास जो है इन म्यूटेशंस की वजह से आपके पास कुछ ट्रेट्स बनते हैं T1, T2, T3, T4 एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। और बेसिकली आपके पास लेट से कौन किसके साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है, अल्टीमेटली वो जो ट्रेट्स हैं वो आपके पास जो है वो अगेन कंसंट्रेट होते हैं, यानी कि उनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर बढ़ेगी, और जो आपके पास जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है उनके ट्रेट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके ट्रेट्स की ज्यादा या फिर आपके पास जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली देन जो आपके पास है नेचुरल सिलेक्शन काम अपना करेगा। नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू नी, नेचुरल सिलेक्शन डजंट एक्ट एट द जेनेटिक लेवल। ठीक है जी, अभी तक हमें क्या पता था, डाइवर्सिटी है, म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस की वजह से डाइवर्सिटी हुई, कंपटीशन आया, नेचुरल सिलेक्शन ने कंपटीशन लगते ही एक्ट कर दिया। मासातोशी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी गुड थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन कि ऐसा होगा, बट
नी मानते हैं कि ऐसा नहीं है। नी कहते हैं कि म्यूटेशंस होती हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम म्यूटेशंस की वजह से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करते हो, बच्चे पैदा करते हो, एंड ओवर द जनरेशंस जो आपके पास आपके फिजिकल ट्रेड्स होते हैं, जो आपकी पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी है, वो बन जाती है, ठीक है। देन आफ्टर दैट द नेचुरल सिलेक्शन इट इज गोइंग टू एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू हिम नेचुरल सिलेक्शन ही इज द सेकेंडरी जज, नॉट द प्राइमरी जज। जो प्राइमरी जज है और जो मेजर ड्राइवर रहेगा, दैट विल बी द म्यूटेशंस, ठीक है जी। गॉट द पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशंस के ऊपर काम किया। अब मासातोशी नी का जो डेटा है, जो उनके हाइपोथेसिस हैं, उसको समझने के लिए जो है वो हम जो जेनेटिक डेटा रिसेंटली हमें जीनोम प्रोजेक्ट से मिला है, उस डेटा को जो है वो हम लेते हैं, ठीक है। और उससे हमें यही पता चलता है दैट देयर वर सर्टेन म्यूटेशंस जो कि आपके पास अफ्रीका के अंदर हो रहे थे, ठीक है। जैसे आप यू वेंट इनटू द यूरोप, देयर वर सर्टेन म्यूटेशंस, और ये म्यूटेशंस जो है वो बहुत टाइम तक आपके अंदर चलते रहे, एंड मीनवाइल यू स्टार्टेड टू रिप्रोड्यूस। जब आपने रिप्रोड्यूस किया तब आपके पास अलग अलग पॉपुलेशंस बनी। यूरोपियन पॉपुलेशन, कॉकेजियन पॉपुलेशन तब बनी। कॉकेजियन पॉपुलेशंस के साथ साथ और बहुत सारी पॉपुलेशंस थी। फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन एक्ट किया, और नेचुरल सिलेक्शन ने जो है वो कॉकेजियन पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी बनाई। कुछ लोग बहुत गोरे होंगे, बिल्कुल ब्लॉन्ड हेयर होंगे, या फिर रेड हेडेड होंगे। कुछ लोगों के जो है वो आपके पास थोड़ा सा रंग जो है वो ब्राउनिश रहेगा, लेकिन आपके पास जो है वो बालों का रंग जो है वो अभी भी ब्लॉन्ड रहेगा। तो ऐसे जो है वो आपके पास पॉपुलेशंस बनती हैं। ऑब्वियसली इनके अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी वो गोरे रंग वालों की रहेगी, ठीक है, जिनके जो है वो हेयर का रंग पूरी तरह से ब्लॉन्ड नहीं है, इट इज मोर ऑन द ब्लैकिश साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है वो मासातोशी नी का जो हाइपोथेसिस है वो काफी सब्सटेंशिएटेड दिखाई देता है कि नेचुरल सिलेक्शन बहुत बाद में एक्ट करता है, और जो नेचुरल सिलेक्शन का जो एक थीसिस रहता है, या फिर जो नेचुरल सिलेक्शन का जो इफेक्ट रहता है, वो बहुत कम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ जीन्स को सप्रेस कर सकता है, कुछ जीन्स, वो जीन्स को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, एंड अल्टीमेटली यू विल डिसाइड कि आप किसके साथ जो है वो रिप्रोड्यूस करोगे, और उस हिसाब से जो है वो आपके जीन्स बनेंगे, ठीक है। अगेन जीन्स का भी आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कम रोल है, बहुत कम रोल। इन्वायरमेंट का, आपके कल्चरल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो वेब लाइक मॉडल और द वेब लाइक जो एवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ कार्ल वोज, ठीक है। सो दिस इज वेरी रिसेंट थीसिस। Yes, it was. अभी तक हमें क्या पता था कि एवोल्यूशन जो है, लेट्स से दिस इज वन पर्सन, ठीक है। यहां से जो है वो आपके पास बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। एक स्पीसीज है आपके पास, लेट्स से स्पीसीज 1 और S1, उसका जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से उनकी जो अलग अलग स्पीसीज हैं, या फिर उनके अलग अलग जो पॉपुलेशंस हैं, वो आपके पास कुछ पॉपुलेशन इस एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है, कुछ पॉपुलेशन इस एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है, कुछ पॉपुलेशन जो है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है, कुछ पॉपुलेशन इस एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है,
कुछ पॉपुलेशन इस एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली अगेन दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिगर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो आपके पास इन लोगों के ऊपर एक्ट करेगा। लेट्स से इस पॉपुलेशन को एनवायरनमेंट जो है वो दबा रहा है, इस पॉपुलेशन को एनवायरनमेंट दबा रहा है, एनवायरनमेंट को इनके ट्रेड्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को इन दोनों पॉपुलेशन के ट्रेड्स बिल्कुल पसंद में नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास कार्ल वोज कहते हैं कि ये मान लेना कि ये पॉपुलेशन खत्म हो जाएंगी, ये मान लेना जो है वो बिल्कुल 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 गलत है। रादर देन दैट होता क्या है, दैट ये पॉपुलेशन जो है वो कम होती चली जाएंगी सॉरी और जब ये पॉपुलेशंस कम होती चली जाएंगी, दीज पॉपुलेशंस दे विल ट्राई टू इंटरमिंगल विद ईच अदर। ठीक है, ये पॉपुलेशंस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करेंगी बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन। क्या हो रहा है यहां पे, जीन फ्लो की वजह से। ठीक है, अब इनको पता चला है कि दे आर इन द स्ट्रेस, तो ऐसा थोड़ी है कि फिर वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर ही बैठे रहेंगे, वो बाकी एनवायरनमेंट्स के अंदर जाके जो है वो अपना काम करने की कोशिश करेंगे। जब बाकी एनवायरनमेंट्स के अंदर जाएंगे तो अगेन दे विल फाइंड देम, एंड देन आपके पास जो है वो ये लोगों की पॉपुलेशन ग्रो करेगी बिकॉज दे आर बेनिफिटेड। एनवायरनमेंट जो है वो इसको कह रहा है कि आप तो बहुत अच्छे हो, तो ये जो है वो इनके साथ इंटरमिंगल करेंगे, ये इनके साथ भी इंटरमिंगल करेंगे। लेट्स से इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही है, इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही है, इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर दोबारा फिर से कुछ पॉपुलेशन बनेगी विद द न्यूअर ट्रेट्स, नए ट्रेड्स के साथ कुछ पॉपुलेशंस बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये पॉपुलेशन दोबारा फिर से एक दूसरे के साथ जो है शादियां करेंगी, फिर दोबारा फिर से जो है वो नए पॉपुलेशन बनेगा। सो इस तरह से रादर देन दिस कि आपके पास एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज, तीसरी स्पीसीज, चौथी स्पीसीज बनती है, वी हैव दिस वेब लाइक मॉडल। ऐसा होता है एवोल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास वर्टिकल जीन ट्रांसफर ये जो है वो ऑब्वियसली है, आपके पास एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशंस बन रही हैं, ये है। बट ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशंस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल भी करती हैं। ठीक है, तो ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशन इस तरह से वर्टिकल हायरार्की की तरह होता है, ये कह देना बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो आपके पास एवोल्यूशन है इट इज इन दी वेब लाइक मॉडल। ऐसा हो लगता है कि जैसे एक मकड़ी जो है वो अपना जाल बुन रही है, जिसके बीच में आपके पास एक पॉपुलेशन है, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम दैट पॉपुलेशन मेनी अदर पॉपुलेशंस दे हैव इवॉल्व्ड। ठीक है, और आपके पास इस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग जो एनवायरमेंटल नीश हैं वो बनते हैं, एंड अल्टीमेटली डाइवर्सिटी इज देयर। ठीक है, गॉट द पॉइंट। इसी के बीच में आपके पास म्यूटेशंस होती रहेंगी, लोग एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरमिंगल करते रहेंगे, जो आपके पास एनवायरमेंटल सिलेक्शन है वो चलता रहेगा। एनवायरमेंटल सिलेक्शन से बचने के लिए कह दीजिए, या फिर एनवायरमेंटल के वजह से आपके पास एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ भी इंटरमिंगल करेगी, जीन फ्लो चलता रहेगा, माइग्रेशंस चलती रहेंगी, एंड सो द होल एरिया इट विल स्टार्ट टू colonize। ठीक है, आपके पास पॉपुलेशंस और डाइवर्सिटीज जो है दोबारा फिर से बनेगी, कहीं ना कहीं कंपटीशन कोऑपरेशन भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो बड़े ही रैंडमाइज तरीके से चलती रहती हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। सो दिस इज आवर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एवोल्यूशन।